नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर चुके हैं और अब सदन की कार्रवाई 4 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को जो सदन में रखा, और चलिए इस पर हम और भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा जी, हमारा पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ राजेंद्र कोठारी जी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। सर बहुत स्वागत शास्त्री जी आपका, कोठारी जी आपका। सबसे पहले कोठारी जी, आपकी नजर से हम जानना चाहेंगे, आपने इस बजट को सुना और क्या कुछ आपने महसूस किया? क्या लोगों की जो उम्मीद थी, जिस महंगाई को दूर करने की हम बात कर रहे थे, कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ हद तक राहत मिलेगी, महंगाई, रसोई गैस, तमाम चीजें, क्या उस नजर से आप देख रहे हैं कि कुछ पूरा होता हुआ दिख रहा है या कुछ कम हुआ है, इसमें राहत दी है? देखिए, मेरी मुश्किल ये है कि मध्य प्रदेश जिसकी क्षमता तेजी से बढ़ते राज्य की नहीं, सर्वश्रेष्ठ राज्य की होनी चाहिए, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बजट से तो दृष्टि नहीं दिखती है जी। क्योंकि जो हमारे प्रमुख विषय हैं, जो हमारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो कंजम्पशन पैटर्न है पेट्रोल और डीजल से, उस पर टैक्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और अब तो जो हमारे घरों में गैस भी होती है वो 825 रुपए की हो गई है। तो दुर्भाग्यवश इस बजट में जगदीश देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश के पोटेंशियल को नहीं उभारा है। जो गैस पीड़ितों की पेंशन चालू करने की तो बात कही है, पर जो गैस पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने 2003 में 700 करोड़ मुकदमे की बात की थी और कंपेंसेशन की बात की थी, जो अब बढ़ के 12,000 करोड़ हो गया है। और अगर 12,000 करोड़ आता है तो गैस पीड़ितों को 5,31,000 लोगों को करीब करीब 16 लाख से अधिक रुपया हर गैस पीड़ित को मिलेगा। जब तक हमारी निगाह हमारी क्षमता और हमारी विकास की गति को बढ़ाने की नहीं होगी तो बात बढ़ेगी नहीं। आज ही आपने आर्थिक सर्वेक्षण में देखा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय गिर गई है, जो करीब 99,000 आ गई है, और देश में की आमदनी 1.5 लाख से ऊपर है। तो हम देश के नागरिक हैं, और देश में अगर हम अपनी कॉलर ऊंची करना चाहते हैं तो जब तक नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो बात नहीं बढ़ेगी। जो सुखद विषय है वो ये कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलना की बात कही गई है, पर जो मेडिकल कॉलेज की अभी स्थितियां हैं, जो स्टाफ नहीं है और ट्रेंड प्रोफेसर नहीं मिल रहे, तो बाकी मेडिकल कॉलेज कैसे चलेंगे, ये मेरी समझ के बाहर है थोड़ा सा। साथ ही में जो खुशी का विषय है कि शिक्षा पे जोर दिया है, पर जब तक हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी तो हम तो अभी देश में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली एजुकेशन में 17वें स्थान पर हैं। मेरे को गर्व है कि हमारे यहाँ पे IIM इंदौर भी है और हमारे यहाँ पे IIT भी इंदौर में है, पर उसका उपयोग न करके हम गांधीनगर की बात करते हैं। तो जब तक हम अपने क्षमता का विकास नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। मनोज सर, आपकी नजर में आप कैसे देखते हैं? कोठारी जी ने तो बताया कि किस तरह से जो पोटेंशियल है, जो चीजें खुद मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, उसका यूटिलाइजेशन है, उसका उपयोग, या उसको कैसे आप लाके मध्य प्रदेश को और भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को रखा है कोठारी जी ने। आपकी नजर से आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर पारुल, कोठारी जी ने जो सही कहा कि अगर हम टीचरों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि हम गांधीनगर में कराएंगे, तो अगर हमारे पास इंदौर में इंस्टीट्यूट है, दो IIM है, IIT है, तो हम हमारे टीचरों को ट्रेनिंग वहाँ क्यों ना बनाए? एक सेंटर वहाँ बन सकता है ताकि पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप लगातार ये प्रोसेस ऐसा ट्रेनिंग का कि हमेशा आदमी, शिक्षक को भी हमेशा सीखते रहना पड़ता है। कई बार नया सिलेबस है, नई चीजें आती रहती है। उस सीखने के लिए अगर आप कहीं IIM भेज रहे हैं गांधीनगर, तो हो सकता है आपको 3 दिन, 5 दिन या 8 दिन का कोर्स हो। लेकिन अगर आप आपके राज्य में कराएंगे तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आप वहां पर एक हॉस्टल बना दीजिए उनके लिए अलग से, जिसमें ट्रेनिंग को प्रोग्राम चले, या वहां के टीचर्स भी समय समय पर आके, अगर मान लीजिए उनको झाबुआ भेजें आप, कभी उनको उज्जैन भेजना हो, भोपाल भेजना हो, छिंदवाड़ा भेजना हो, तो आप उनका सदुपयोग कर सकते हैं।
मेडिकल कॉलेज की बात है कि नो नए मेडिकल कॉलेज की बात है अगर हम, लेकिन बात करें सागर मेडिकल जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, भोपाल के एम्स को अगर हम देख लें कि एम्स में इतने साल से अभी तक पूरी फैकल्टी नहीं है, जबकि केंद्र से इतनी बड़ी फंडिंग उसके लिए आती है। स्टेट की बात करें तो भोपाल में हमीदिया अस्पताल हम देख रहे हैं कि बरसों बरस से बिल्डिंग अच्छी बन रही है, लेकिन कोरोना पेशेंट के लिए जब इलाज कराने जाते हैं तो हमारे जो मंत्री संतरी हैं वो भी प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। छोटी छोटी बीमारी हमने पिछली सरकारों में देखा था कि ललिता यादव एक मंत्री थी जिनके कंधे में फ्रैक्चर हुआ था, जिसको इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके उनको भोपाल ले आए बजाय कि बगल के सागर मेडिकल कॉलेज उनको ले जाते हैं। पन्ना में भी अगर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अगर किसी के कंधे की हड्डी ठीक नहीं कर सकता अगर इंदौर भोपाल छोड़कर, तो इसलिए हमको सोचना होगा। तीसरी एक बात है कि इस बजट की पहली बार ये है कि 2,44,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, लेकिन ये देश के मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार भी है कि 50,938 करोड़ के घाटे का ये बजट है, यानी कि कुल बजट के लगभग 20% घाटे का बजट है। तीसरी एक और बात इसमें यह भी है कि जो प्रावधानों की बात की गई, जैसे कोठारी जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रावधान किए गए हैं, एजुकेशन में, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है या क्वालिटी हेल्थ की बात है, हम बात करें तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात की गई है कि इंदौर में एक चालू गया है, भोपाल में और बाकी जगह। हम भोपाल में देख रहे हैं कि पहले काटजू को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए दावे किए गए थे, जेपी को किए गए थे, लेकिन वो काम जैसे अफसर बदले, मंत्री बदले, तो वो काम ठंडे बस्ते में चला गया। तो प्रायोरिटी हमारी समय के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन अब कोरोना के बाद सरकारों को तय करना चाहिए कम से कम कि हेल्थ और एजुकेशन, ये ऐसे दो बड़े सेक्टर है जो किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है, और इनमें क्वालिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल आपने एक अच्छी बिल्डिंग बना दी, इससे काम नहीं चलना है, क्योंकि आपको उसमें अच्छे उपकरण भी चाहिए। अगर अस्पताल अच्छा आपने बनाया, अच्छे डॉक्टर्स उसमें चाहिए। अभी हम दिक्कत ये देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में तो डॉक्टर की उपलब्धता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे भोपाल या आसपास जाए या दूर दराज के क्षेत्रों में जाए तो डॉक्टर वहां रहना नहीं चाहते हैं। सरकारें कई बार कोशिश करती है, उनको बॉन्ड भरवाती है, जुर्माने की बात करती है, लेकिन वो पहले तो सारी शर्तें मानते हैं डॉक्टर, लेकिन जब वो तैयार होते हैं इसके बाद वो जुर्माना भरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें होना चाहिए। और तीसरी एक चीज है जो वेट की बात है, क्योंकि अब जीएसटी के बाद काफी कुछ टैक्सेशन राज्य सरकारों के पास बचा नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद पेट्रोल डीजल में, जैसे कोठारी जी ने भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ वेट के दर है, पेट्रोल डीजल गैस महंगी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शायद उसमें कुछ राहत देती, लेकिन ये मौका शायद जगदीश देवड़ा चूक गए हैं। पारुल, बिल्कुल। और ऐसे में एक बार फिर जैसे कि हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ली थी मनोज सर, हमारे जो टीम थी अलग अलग जगहों पर पहुंची और लोगों से पूछा कि आप किस तरह से चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ आपके लिए हो। तो लोगों में ज्यादातर लोगों का मुद्दा यही था, महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल। तो कम से कम वहां तक तो सरकार नहीं पहुंची, लेकिन हाँ कुछ नया नहीं भार डाला है जनता के ऊपर। ये कह सकते हैं भार नहीं डाला, लेकिन जैसे बताया जीएसटी के बाद सरकारों के पास वेट के नाम पर कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं। लेकिन एक और चीज है पारुल कि हम पेट्रोल डीजल गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खाने के तेल की बात करें तो अगर पिछले 3 महीनों में हम देखें तो 20 रुपए लीटर तक तेल, खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं। जो दालों की अगर हम बात करें तो 12 से 15 रुपए किलो तक दालें महंगी हो गई हैं। इस ओर भी किसी का फोकस नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की बात करें हम तो सरिया हमारे यहाँ महंगा हुआ है, रेत हमारे यहाँ महंगी है, उत्खनन नीति सही से बनी नहीं, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, तो जो माफिया उनको फायदा मिल रहा है सरकारों की वजह। तो रेत महंगी होने से ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई है, मार्बल हमारे यहाँ महंगा हुआ है, गिट्टी महंगी हो गई। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी के बजट का सपना है, वो घर का बजट भी बिगड़ रहा है उसका। उसको जो उम्मीद थी कि अगर खुद का मकान बनाना हो, क्योंकि कोरोना के बाद हम देख रहे थे कि 2 बड़े सेक्टर में बूम की उम्मीद थी। एक ऑटोमोबाइल में हम देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, और एक हाउसिंग के क्षेत्र में थी, क्योंकि अगर रेरा के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बन चुके हैं, जिन पे काम चल रहा है। तो रजिस्ट्री में भी अगर कीमतों में कमी करते हैं, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 1% उनका चार्ज लगता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 12.5% है। पहले 2% की छूट सरकारों ने दी थी, दिसंबर तक ये छूट थी, उसका फायदा सरकारों, मध्य प्रदेश सरकार को मिला। तो इस क्षेत्र में भी अगर सरकार इसकी कीमतें कम करती तो एक आम आदमी का जो एक सपना था मकान का, शायद वो पूरा होता और सरकार का रेवेन्यू बढ़ता। मुझे लगता है कोठारी जी आप भी इससे सहमत होंगे। नहीं, मैं देखिए मनोज, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे यहाँ पे जो कलेक्टर रेट है, डिस्ट्रिक्ट रेट है, वो इतना ज्यादा हो गया है कि अभी गिरती इकोनॉमी में वो ग्राहक मिल नहीं रहे। बिल्कुल। और जब वो ग्राहक नहीं मिल रहे और अगर आप रजिस्ट्री का रेट कम करते हैं तो उससे सरकार को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार को बहुत फायदा होगा और बहुत सारे झगड़े कम हो जाएंगे। अभी हमारी जो बेसिक दिक्कत है वो ये कि क्रियान्वयन में कोई ध्यान नहीं है। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करूं कि
हम मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं और आपका टीवी भी रोज कह रहा है कि आप जमीन खरीदिए और नामांतरण हो जाएगा खेती की जमीन का आपके नाम ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। पर जब आप जमीन पर जाते हैं तो जो एडिशनल कलेक्टर लेवल का रजिस्ट्रार है, वो जो ऑर्डर करता है, उस ऑर्डर के रेफरेंस में नामांतरण के लिए तहसीलदार पटवारी से कहता है कि ये चेक करिए कि जिसने जमीन बेची है उसकी है कि नहीं। और उस प्रक्रिया में नए टाइम लिमिट 90 दिन की दी गई है। अब आप बताइए कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम जो है डिजिटल काम करेंगे और सारी बातें सेकंड में होंगी, सेकंड छोड़ हम 90 दिन तक काम नहीं कर पाते। तो जब तक हमारी रुचि आर्थिक सुधार में नहीं होगी और उस आर्थिक सुधार का लाभ लेने की रुचि नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। मेरा सीधा निवेदन है कि हम सारी बातें बहुत पुराने जमाने के कानूनों से कर रहे हैं। अब जैसे बहुत पूरे मुख्यमंत्री को 15 साल हो गए ये कहते कि लघु उद्योग निगम हम बंद कर देंगे। लघु उद्योग निगम चलता रहा और सरकार के खर्चे बढ़ते रहे। तो जब तक हम ये बातें नहीं करेंगे कि नेट नतीजा क्या हुआ, जो हमने सुबह निर्णय किया था शाम को उसका लाभ मिला या नहीं मिला, तो बात बनेगी। अदरवाइज हमारा रवैया वैसा ही रहेगा। और समाज जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछड़े लोग हैं, 7 करोड़ लोगों में जो लोग हैं, और जो मनोज जी जो मुख्य मुद्दा है पूरे बजट में जी, कि हमारा तो 2.5 लाख करोड़ का तो उधार है, उसका ब्याज ही देना है हमें। जितना हमारा बजट लगभग उतने हमारे पर कर्जा भी है। तो जब ब्याज देना है हमें और जब 2.5 लाख करोड़ हमारा उधार है, तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हर नागरिक के ऊपर 60 लाख का उधार है। तो जब तक हम ये बातें ध्यान नहीं देंगे तो बात बनेगी नहीं। हमारा ध्यान बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान छोड़कर आम नागरिक पे होना चाहिए, तो बात बनेगी। और मध्य प्रदेश की पूरी क्षमता है कि हम देश के विकसित राज्य बने, ये मेरा अभी भी मानना है। और चलिए हमारे साथ जो मेहमान और भी जुड़ गए हैं, आपको परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं सिद्दीकी जी आपका। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं रंजन श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत स्वागत सर। और अब मैं आगे बढ़ते हुए रंजन सर आपसे ही आप टिप्पणी लेना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं, अब तक जो आपने बजट सुना होगा, समझा होगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लगे जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, या ये बताना जरूरी है कि आगे समय पर सरकार इन तमाम चीजों को लेकर फोकस करेगी? और जो बार बार मजबूत सरकार का ये मजबूत बजट है, या जो विपक्ष ने कहा कि नहीं मजबूर सरकार का ये बजट है, कैसे देखते हैं आप? मैं मजबूत है मजबूर तो नहीं बोलूंगा जी, लेकिन ये सत्य है कि ये जो बजट है कोरोना के साए में हो रहा है। और पिछले कुछ समय से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलनी थी स्टेट को नहीं मिली। जो रेवेन्यू, अगर मैं आंकड़े देख रहा था, अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे आप, तो रेवेन्यू जो रिसीट है लगातार 18-19 के बाद अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा घटा है। सेंट्रल का जो अनुदान था वो काफी घटा है। और जो मनोज जी बोल रहे थे रंजन श्रीवास्तव कि जीएसटी के बाद स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट का दायरा है कर का बहुत कम हो गया है। बेसिकली आप पेट्रोल डीजल पे वैट लगा सकते हैं, एलपीजी पे, शराब पे बहुत दायरा सीमित हो गया है। उसके बाद भी चूंकि बजट आने वाले 1 साल का एक मोटर होता है कि आपका जो भी जीवन को आपको परिवर्तित करेगा, स्टेट को आगे ले जाएगा। इस पूरे बजट में मुझे बहुत सी चीजें पुरानी दिखी हैं जो सरकार समय समय बोलती रही है, लेकिन जो मनोज जी बोल रहे थे जी, 2 प्रमुख बिंदु शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे अभी लगा उससे बहुत कुछ काम करना बाकी है। और अभी जैसे 9 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, 3 में कैंसर का इलाज होगा, लेकिन मैं सहमत हूं मनोज जी से, जो वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी हालत देख लीजिए आप, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसकी हालत देख लीजिए आप। एजुकेशन के अभी 1000 10,000 सीएम राज्य स्कूल चलने की बात हो रही है जी, उसमें भी बोला गया कि 9,200 करीब स्कूल को इक्विप करेंगे सारे फैसिलिटी से। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिस पे काम करना बाकी है, लेकिन सवाल यह है उसके लिए बजट आए कहां से।
तो बजट में जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें नहीं दिख रहा है कि आखिर सरकार उस बजट को लाए कहां से और उसको पूरा कैसे करेगी। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी, विपक्ष ने किस तरह से देखा इस बजट को? क्या वो तमाम बातें जिसको लेकर विपक्ष को आस थी कि शायद कुछ होगा, वो पूरी हुई कि नहीं? इसमें बजट में मुझे लगा कि ये ऐतिहासिक बजट है जिसमें सिर्फ भाषण हुआ है। जो श्रीवास्तव रंजन जी कह रहे थे वो सही बात कह रहे हैं कि आपने सारी बातें की। आपने कहा सीएम राइजिंग स्कूल, लेकिन बजट में ये नहीं बताया कि जो 30,000 शिक्षक जगह जगह घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको ज्वाइन कराइए, हम तो चयनित लोग हैं, उसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है। आप रोजगार कैसे बढ़ाएंगे इसका कोई प्रावधान नहीं है। जो अन्य विभागों में जैसे संविदा शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण है, जो विभागों में लोग रिटायर हो रहे हैं और 30-40% पद जो है लगभग खाली हो जाएंगे, तो उन पदों को वापस भरने के लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है। जो केंद्रीय कर है 35,000 करोड़ रुपए का जो हमको केंद्रीय करों से लेना है वो कैसे वसूल होएगा सरकार के पास। अब आत्मनिर्भरता की बात की माननीय मंत्री जी ने, तो आत्मनिर्भरता में ये होता है कि हम जो है अपने आप पे निर्भर हैं, हमको कहीं से कर्ज नहीं लेना है। लेकिन सरकार की स्थिति तो ये है कि वो कर्ज पे ही डिपेंड है, पूरी तरह कर्ज के ऊपर ही है। और एक बात जो कोठारी जी ने कही वो बहुत अच्छी कही कि सरकार ने को ये करना चाहिए था कि आम जन जो है वो अपनी जेब से पैसा निकाले और वो बाजार में आए, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। लेकिन सरकार ऐसे कोई कदम उठाती हुई नहीं दिखी कि कोरोना के बाद से जो है बाजार बिल्कुल ठप ही हो गया। कोरोना से पहले भी स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन कोरोना के बाद बिल्कुल ही ठप हो गया। तो आम जन को हम कैसे प्रोत्साहित करें कि वो अपनी जेब का पैसा निकाले, वो बाजार में खर्च करें। जैसे रजिस्ट्री रेट ही कम कर देते, आप ट्रांसफर के जो फी लगती हैं वो कम कर देते लोग, आप रजिस्ट्री रेट को एकदम नीचे किसी स्कीम के तहत ले आते ताकि लोग फटाफट रजिस्ट्री करा लेते। बहुत से लोगों की लंबित पड़ी रहती हैं रजिस्ट्री। ये एक राहत की बात है कि साहब कोई नया कर नहीं लगाएंगे, ये एक राहत की बात है आम जनता के लिए। बाकी इस बजट में रोजगार, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि डायल 100, 112 और स्कूल, लेकिन उसमें क्या नया प्रावधान करेंगे और उसके लिए कितनी राशि का वो प्रावधान करेंगे ये भी कहीं नहीं दिखा। लेकिन आपको नहीं लग रहा दो अलग चीजें, एक रोजगार और एक नौकरी? नौकरी से आशा सबको लगता है कि सरकारी नौकरी, रोजगार तो हर क्षेत्र में मिल सकता है जो आप कह रहे हैं। तो एमएसएमई के लिए भी काम होना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि पुलों की बात है रही, इसमें कोई भारी मशीनरी नहीं लगना है, छोटे स्तरों पर जो आरओबी बनना है, सड़कें बनना है, कई 2111 छोटी सड़कों का भी प्रावधान है इसमें। सड़कों का है, ठेकेदार है, इनका प्रावधान है, ये बात सही है। लेकिन आपको मार्केट में जो पैसा बूस्ट करते थे हम छोटी छोटी स्कीमों के माध्यम से, और नई नई स्कीमों को लाके पैसे को मार्केट में डाला जाता था और उससे लोगों को काम मिलता था और उससे अर्थव्यवस्था का चक्र चलता था, वो स्थितियां हमको कहीं नहीं दिख रही। हमने अभी जैसे पीसी शर्मा जी ने मामला उठाया था कि 5% जो है डीए जो कमलनाथ सरकार देके गई थी उसका क्या हुआ व्यापारियों के लिए। हमारे 1400-1600 करोड़ रुपए का जो किसानों का बोनस था उसके आदेश कमलनाथ सरकार करके गई थी। उस आदेश पे आज घोषणा होनी चाहिए थी कि वो 1600 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी छोटी मोटी जो सड़कों की बात है। तो अभी ये देखना है कि ये बजट उन सड़कों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उतना बजट हम टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बजट में। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि बजट कम, भाषण ज्यादा दिखता है मेरे को, मनोज जी। लेकिन आज जो आंकड़े आए फिरोज जी जीएसटी कलेक्शन के, उसमें मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे। ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र का उसमें योगदान 15,000 करोड़ से ज्यादा का है और 5वें नंबर की स्टेट मध्य प्रदेश का योगदान 2,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। ठीक, अब ये बातें ठीक है, लेकिन हमारा जो जीएसटी का पैसा हमें तो नहीं मिल रहा। 35,000 करोड़ तो हमारा आज भी लंबित पड़ा हुआ है वहां केंद्र सरकार में, जिससे सीधी हानि मध्य प्रदेश की जनता को हो रही है, हमारे विकास को हानि हो रही है, हमारे लोगों को रोजगार जो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और हमारी सरकार का काम नहीं चल रहा है। तो मोदी जी को चाहिए कि ये जो पैसा है वो उसको तुरंत मध्य प्रदेश को रिलीज किया जाए। वो स्थिति भी नहीं है। तो हम तो दोनों बातों पर एक साथ बात कर रहे हैं कि अब टैक्स कलेक्शन वो भी दिखना, टैक्स कलेक्शन कितना रहेगा और टैक्स के बाद आपका कर्ज कितना रहेगा, और इन टैक्स और कर्जों के बाद
जो कोठारी जी कह रहे थे कि 2.5 लाख करोड़ का बजट है और 2.5 लाख करोड़ का ही हमारे पास कर्जा है और इतना हैवी ब्याज हम उस पर दे रहे हैं, तो उस ब्याज से छुटकारा पाने का भी कोई रास्ता आप देख नहीं रहे। तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो आत्मनिर्भर में आप क्या करते हैं? जब आप स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं तो आप अपनी जितने ड्यूज होते हैं, बैंक के लोन होते हैं, उनको चुकाते हैं और जो आपकी आमदनी होती है उसी आमदनी के तहत आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं मनोज जी वापस आप ही के पास आ रही हूँ। ये बार बार ये हमने भी सुना है जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है, वहां पर जो अटेंडर होते हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो जाहिर है जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्हें बनने के बाद भी अगर उन्हें सैलरी अगर दूसरे देशों से अच्छी मिल रही है तो यहाँ का जो युवा है वो ज्यादा अट्रैक्ट बाहर की तरफ हो रहा है। यही सीखते हैं, यही पढ़ते हैं, लेकिन बाहर चले जाते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि जब जो हम स्वास्थ्य विभाग में चाह रहे हैं कि जो हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है? ईरान में अगर आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें कि ब्रेन ड्रेन की जो बात हो रही है कि अगर जो कोठारी जी कह रहे हैं कि अगर आप नर्सेज आ रही हैं तो 500 लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, 500 परिवारों का भला होगा। अगर हम केरल की बात करें कि साक्षरता में सबसे नंबर 1 है वो देश में, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के बड़े संख्या में लोग खाड़ी देशों में गए और वो इतना पैसा भेजते हैं कि न केवल केरल की स्थिति बदली बल्कि केंद्र सरकार को भी बहुत चीजें उसमें मिली है। अभी कोठारी जी बता रहे थे कि कई सारे देश जैसे ईरान का उन्होंने जिक्र किया कि अगर आप सुदूर पूर्व या रिमोट एरियाज में अगर आप जाते हैं वहाँ नौकरी करने तो आपको 1.5 गुना वेतन मिलता है। ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ कर देना चाहिए। हमारे सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ऐसी जगह पर है कि वहाँ पे हर तरह की हमारे पास चीजें हैं। दूर दराज के आदिवासी एरियाज भी है जहां पर अभी तक ना एजुकेशन पहुंचा अच्छी, ना हेल्थ पहुंची। तो अगर हम जो डायल 100 की बात करते हैं, जो जननी एक्सप्रेस चला रहे हैं हम, तो एक छोटे मोटे ऐसे चलित अस्पतालों की व्यवस्था सरकारों को उन एरियाज में कर देना चाहिए कि यार एक पर्टिकुलर एक नंबर लगाइए और 20 से 30 किलोमीटर एरिया में वो हम उपलब्ध करा दें कि एक फोन करिए और आपको जो छोटी मोटी बीमारी है, मान लीजिए आपका मलेरिया का टेस्ट होना है, आपका डेंगू का टेस्ट होना, बुखार है, सर दर्द है, सर्दी जुकाम खांसी है, तो ये छोटे मोटे अगर उसको इलाज वहां मिलने लगे तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दूसरी एक बड़ी बात है कि पूरा फोकस हम कोई एक चीज पे अगर सरकार करती है, अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं या स्वच्छ मध्य प्रदेश की, तो हम एक ही एक चीज में हम पूरा हमारा फोकस चला जाता है कि अगर हम सफाई करना तो हम उस क्षेत्र में करने लगते हैं जहां हमको पता है कि केंद्रीय दल आने वाला है। तो अगर हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, कि उनको ये पता होता है कि वो किस एरिया में जाना है तो वहां आपको सब जगमाता मिलेगा। बाकी जो रिमोट एरिया या जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो बाकी ऐसी स्लम एरियाज हैं, वहां गंदगी दिखाई देगी। तो एक समग्र एक प्लानिंग आपको करने की जरूरत है, चाहे वो नल जल योजना की हो, चाहे वो सफाई की हो, शिक्षा की हो। जब तक सबको नीचे तक के आपको ध्यान में नहीं रखेंगे, चीजों को नीचे तक की क्या रिक्वायरमेंट है उसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पॉलिसी बन पाएगी। रंजन सर, अब सवाल ये भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है, हम जब चर्चा कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश जो है कर्जे में है, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं। और अभी मनोज सर ने जैसा कहा कि हम जब सेवाएं देने की बात करते हैं तो सेवाएं वहीं दी जाती हैं जहां पर जरूरत नहीं है, जहां दूरस्थ अंचलों में जहां सेवाएं पहुंचनी चाहिए वहां के लिए प्लान ही नहीं होते। देखिए, जो आपने शुरुआत की कर्ज की बात है, जो आपने शुरुआत कर्ज की बात की थी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप कहिए। तो अभी जी 2018-19 में जो जीएसडीपी है उसका 2.67% हमारा कर्ज था, 2.67। 2020-21 में 4.99 हो गया है, 1.5 गुना बढ़ गया। तो 3 के अंदर कोई भी अगर कर्ज है जीएसडीपी का तो उसको हम आदर्श मान सकते हैं। तो जो कोठारी जी बोल रहे थे या मनोज जी बोल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और फिर उसी हिसाब से जैसे फिरोज जी बोल रहे थे, है भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जैसे मैं इंटरेस्ट की बात करूं, जो ब्याज भुगतान है 2018-19 में करीब 12,000 करोड़ था और ये बढ़ के हो गया 16,000 करोड़ अभी आते आते, अभी और बढ़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का अगर पार्ट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो हमें अपने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, आपको नए एमएसएमई सेक्टर्स में काफी काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करना पड़ेगा, टूरिज्म में जैसा मनोज जी बताया उसमें काम करना पड़ेगा। फिर जो इनकम आएगी
उसको एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं और हम हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। अभी चूंकि चारों तरफ जो मनोज जी जो बात करते हैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ठीक है हम सारा क्षेत्र ना देखें, एक क्षेत्र पकड़ना है। आखिर बेंगलोर आईटी हब है, हैदराबाद आईटी हब है, तो आखिर मध्य प्रदेश की जो बात होती है पिछले में 20 साल सुन रहा हूँ लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर में है। यहाँ पे सारी चीजें, अच्छा अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग का समय है, तो कोई भी जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज है, मध्य प्रदेश को सेंटर में रख करके अपनी चीजों को हर जगह भेजना चाहेंगी, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, एक उदाहरण देता हूँ। पिछले कई साल से जब भी ग्लोबल इंडस्ट्री मीट होता है तो एक बात बार बार होती है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अगर कोई मध्य प्रदेश से बाहर से आना चाहता है, दिल्ली से या फिर दूसरे देश से भी, तो इंदौर आएगा। अगर भोपाल आना चाहता है, भोपाल कोई फ्लाइट नहीं है डायरेक्ट, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं देंगे, या हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है हम आईटी हब बना दें मध्य प्रदेश को, या फूड प्रोसेसिंग हब बना दें मध्य प्रदेश को, या लॉजिस्टिक हब बनाए, हम एक दिशा चलना पड़ेगा। कुछ हमें फोकस करके उस पर काम करना ही पड़ेगा। हम भले ही एक पर एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, जैसे इंदौर भोपाल के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। अभी चंबल में जो चंबल एक्सप्रेस की बात, किनारे किनारे इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, लेकिन कहीं को मेटलाइज नहीं हुआ है। तो जब तक गवर्नमेंट उसको लेकर के मेटलाइज नहीं करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता नहीं है, या किसी भी सेक्टर में अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, तो ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ना इनकम होगा, और ना बे करने के लिए वहां पर पैसा होगा। रंजन जी, एक और चीज है, पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था राजकोषीय घाटा 3% करने का। अभी हम जो अभी अनुमानित है वो 4.5% की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमने 50,000 करोड़ घाटे का बजट, फिर राजकोषीय घाटा 1.5 गुना, वो फिर कर्जों का बोझ, फिर इनकम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो कैसे मध्य प्रदेश ग्रोथ करेगा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? मनोज जी 5% है, अभी तो और बढ़ता ही जा रहा है मुझे। और अभी जो बजट कोरोना के बाद, चूंकि सेंट्रल का जो फंड था, शेयर था मध्य प्रदेश का, नहीं मिल रहा है, करीब 42,000 करोड़ कितना है, तो उन्होंने कहा कि आप लोन लीजिए। अभी आप देखेंगे पिछले एक साल में कोविड के दौरान लोन भयंकर बढ़ा है। गवर्नमेंट खर्चे चलाने हैं, सैलरी देना है, अलाउंस देना है, नहीं दे पा रही है। तो खर्चे जैसे अगर आप लगातार लोन लेते जाएंगे और उस पर फिर ब्याज बढ़ता जाएगा, तो फिर ये सोचना कि हमारे पास इनकम होगी, पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, नहीं संभव नहीं है। जी तो जो मुझे अभी जो आप बता रहे हैं मनोज जी, बढ़ता जा रहा है। ये तो 5% से ऊपर जाएगा, जो खर्चे की अभी हालत दिख रही है मुझे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मितव्ययता की बात भी करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि भोपाल इंदौर मेट्रो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2023 तक शुरू होना है, 2022 के लिए केवल 262 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, तो आपको लग रहा है कि तय समय पे दौड़ पाएगी? क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि लखनऊ, जयपुर और भोपाल इंदौर में मेट्रो एक साथ अनाउंस हुई थी। लखनऊ में 5 साल पहले वो ऑन पटरी पे आ चुकी, 4 साल पहले जयपुर में भी 8 किलोमीटर का हिस्सा चल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भोपाल इंदौर में पिलर ही खड़े करने का काम चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमें लगता नहीं कि आगे आप 5 साल तक कुछ कर, जो गति चल रही है, आने वाले 5 वर्ष तक कुछ हो पाएगा। और अभी तो इंदौर भोपाल में ही है, कहाँ पहुंच पाएगी? तो उसके सर्वे, शुरू में सर्वे हुआ, और आप सही कह रहे हैं, लखनऊ में चालू हो गया, लखनऊ में देख के हम आए हैं, वहां मेट्रो चल रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको एक चीज सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। आपने 10 चीज सोच लिया, 10 डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और कर कुछ नहीं पाएंगे, तो उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन सर आपका भी, और फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी। हम आगे चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो बजट आया है उसको लेकर लोगों को जो उम्मीद थी, क्या बजट उतना खरा उतरा है लोगों की उम्मीदों पर? महंगाई को लेकर बात हो रही थी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात हो रही थी, तो क्या तमाम वो बिंदु को लेकर, तमाम वो पॉइंट्स को लेकर मध्य प्रदेश के जो बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं उसमें वो तमाम झलक दिखाई दी है, और भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।